इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें। अब पैसे का भी खेल हो रहा है। जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताता था हो, ये चिट्ठी पॉलिटिक्स दिल्ली से चली और डिप्टी सीएम लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद चाचा से पत्र लिखवाया गया। आप पूछिएगा कि आपको मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति चाहिए, तो हमारा तो जवाब राष्ट्रपति ही होगा ना। न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रथम नागरिक को चुनने के लिए आज मतदान हुआ। खबर है कि खूब क्रॉस वोटिंग भी हुई और कौन किधर गया, किसने अंतरात्मा की आवाज सुनी और किसने अपने हाईकमान की सीधी आवाज सुनी, इस पर पूरा मामला बहुत दिलचस्प है। दर्शकों, 15वें राष्ट्रपति की जो रेस थी उसमें एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थी। विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा से रेस में फिलहाल मुर्मू जी काफी आगे नजर आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ चुनावी जीत हार का नहीं होता है, सवाल इस बात का भी होता है कि राष्ट्रपति चुनाव क्या 2024 की राजनीति की तस्वीर दिखा रहा है। आज पब्लिक शायद यही सोच रही है। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ जी ने आज अपने नॉमिनेशन को फाइल किया। उनके मुकाबले मार्केट आल्वा विपक्ष की उम्मीदवार रही। माफ कीजिए। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इस चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। सामाजिक न्याय का जो मोदी ने एक दाव चला है और शरद पवार जैसे नेताओं ने जो विपक्ष का दाव चला है, क्या मोदी विपक्ष पर एक बार फिर से भारी पड़े हैं और क्या ये भविष्य की राजनीति का एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में रहे दलों के वोट की गिनती तकरीबन 62% बताई जा रही है। और अगर आप इस वोट की देखें तो एनडीए स्वयं सिर्फ 50% वोट पर था, लेकिन नाम ऐसा चुना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसने पूरा खेल ही बदल डाला। अगर आप देखें तो उम्मीदवारों में से के नाम आने के बाद बीजू जनता दल, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम पार्टियां, जेडीएस, तेलुगु देशम पार्टी और अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी सामने आकर द्रौपदी मुर्मू जी के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। ऐसे में नतीजों से पहले ही विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का ये बयान विपक्ष की खलबली उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। आइए सुनिए यशवंत सिन्हा जी ने आज क्या। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए ही नहीं, उपराष्ट्रपति पद पे भी एनडीए के उम्मीदवार का नाम दूर का सियासी निशाना लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज नॉमिनेशन भरने वाले जगदीप धनखड़ की बतौर राज्यपाल ममता बनर्जी से तनातनी जग जाहिर है। और सिर्फ वो नहीं, अगर आप देखें तो राजस्थान में आने वाले एक जाट किसान नेता भी हैं और राजस्थान के चुनाव भी आ रहे हैं और उनके बैकग्राउंड का
बीजेपी को फायदा हो भी सकता है, ये अनुमान कई लोग लगा रहे हैं। शायद इसलिए जब धनखड़ नॉमिनेशन भरने गए तो वहां का वीडियो पोस्ट और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहकर पीएम मोदी पर तंज कसा कि कैंडिडेट कौन है, क्योंकि मोदी की तस्वीर ज्यादा बड़ी थी। लेकिन इसका जवाब आया बीजेपी के आईटी सेल से, जिन्होंने एक और हाजिर कर दिया एक तस्वीर जिसमें हामिद अंसारी के साथ तब सोनिया गांधी खड़ी हुई नजर आ रही। तो आज अगर हम देखें तो पूरी तरह से आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह से दलों ने फायदा पहुंचाया है बीजेपी के कैंडिडेट को, जो द्रौपदी मुर्मू रहे। चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों तरफ बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। और इसमें एनडीए के साथ कैसे कैसे लोग आए, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। हम आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं। पहले एनडीए के पास सिर्फ 50% के वोट थे और इसके साथ लोग जुड़ते गए, पार्टियां जुड़ती गई और कारवां बनता गया। पहले बीजू जनता दल आई, फिर वाईएसआर कांग्रेस आई, फिर बहुजन समाज पार्टी आई, फिर तेलुगु देशम पार्टी आई, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली भी आ गई और दूसरी तरफ की जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो तो पहले से ही सपोर्ट कर रही थी। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सपोर्ट दे दिया और जेडीएस ने भी सपोर्ट दे दिया। इस तरह ये सपोर्ट बढ़ता चला गया और आज सवाल पब्लिक ये पूछ रही है कि क्या मुर्मू और धनखड़ का दाव मोदी का 2024 वाला प्लान है? और सवाल नंबर 2, क्या मोदी के खिलाफ जो इस वक्त माहौल बनाने की पवार एंड कंपनी कोशिश कर रहे हैं वो इस वक्त बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है? सवाल नंबर 3 जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से मोदी के समय एनडीए के विस्तार की संभावना भी पैदा हो रही है? आज यही है पब्लिक के सवाल। और आइए आज अपने मेहमानों से इन्हीं सवालों के जवाब पूछूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभ्रांश राय, नेता है कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, नवल किशोर यादव जी प्रवक्ता है आरजेडी के, डॉक्टर शशि पांजा राज्य मंत्री तृणमूल कांग्रेस से है, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं पूछूं, मैं शशि पांजा जी आपसे पूछना चाहती हूं। सवाल आज ये उठता है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला को क्यों तृणमूल कांग्रेस इतनी तंगदिल हो गई कि उसे सपोर्ट नहीं कर पाई? पहली आदिवासी महिला और एक पिछड़े तबके को रिप्रेजेंट करने वाली महिला, तृणमूल कांग्रेस क्या राजनीति के कारण इन्हें भी सपोर्ट देना सही नहीं समझती? ये गलत सोच होगी आपकी तरफ से, या गलत जिसको कहते हैं मायने निकाल रहे हैं आप, क्योंकि ममता दीदी अपनी स्टेटमेंट दे चुकी थी जब घोषणा हुई। ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म की जो कैंडिडेट थी, पहले घोषणा उनके तरफ से हुई क्योंकि उसके पहले तक एनडीए के तरफ से अपनी प्रार्थी को वो घोषणा नहीं की। जब नाम पूछा जा रहा था ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म से भी, तब भी ये नाम जो है सामने वो घोषित या प्रकाशित नहीं किया। इस वजह से ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म ने अपनी ओर से जो है प्रार्थी कैंडिडेट जो प्रत्याशी हैं उनका नाम उन्होंने घोषणा किया। जब ये हो गया उसके बाद आप देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो नाम वो घोषित हुई। ममता दीदी ने ये कहा कि जब ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म ने एक घोषणा कर दिया है तो हम जो है इस पे डटे रहेंगे। हम लोग उनके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के लिए इतना काम हुआ है और यहाँ पे हमारे ही राज्य के कैबिनेट में यहाँ पे मान लीजिए 16 सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, 9 जीती है और उसमें से 4 मंत्री कैबिनेट में। केवल उतना ही नहीं, आदिवासी के लिए भी बहुत काम हुआ है। महिलाओं के लिए भी क्षमता जो देने वाली बात जो है
वो भी ममता दीदी ने कहा। तो उन्होंने साफ भाषा में ये कहा कि क्यों हम लोग को नाम पहले नहीं बताया गया। ये कहीं ना कहीं एक चाल थी उनकी, कहीं ना कहीं एक चाल थी। तो इस वजह से जब सब कुछ तय हो गया, एक ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म ने तय किया, उससे पीछे हटना भी कहीं ना कहीं सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाली बात हो जाती। तो आप कह रही हैं ममता जी पहले जुबान दे चुकी थी और सिर्फ एक दर्शाने के लिए कि भाई हम एक आदिवासी कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करें, वो उन्होंने जरूरी नहीं समझा। मैं पूछना चाहती हूँ ये कहां तक सही है, क्योंकि आजकल परसेप्शन ही हर चीज है। और आशुतोष वर्मा जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी है, समाजवाद क्या आदिवासियों के खिलाफ चलता है? क्या हमारे राजनीतिक दायरे इतने कम हो गए हैं कि हम लोगों को सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही उनकी जरूरतें देखते हैं? क्या हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर और कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आजकल इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल मेरा सीधा आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि लोग ये कहेंगे कि समाजवाद अगर द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़ा होता तो शायद बेहतर नहीं होता। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नविका जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मुझे लगता है कि आपका ये विचार विमर्श और तर्क ही अपने आप में तर्क, ये समाजवाद की लड़ाई नहीं है। कि जिस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये एक विचारधारा की लड़ाई है और ना ही कोई द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में है और ना ही कोई यशवंत सिन्हा जी के विरोध में। यशवंत सिन्हा जी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बावजूद जो सही है, जो गलत है सो गलत है। विपक्ष की एकता के लिए समाजवादी पार्टी और अपनी समाजवाद की लड़ाई के लिए उन्होंने पहले ही हमने कैंडिडेट घोषित कर दिया है और घोषित करने के बाद हम उनके साथ में खड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि आदिवासी के लिए समाजवादी हर समय, हर समाजवाद में, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, चाहे कोई वंचित समाज का हो, समाजवाद उसके साथ में खड़ा है। लेकिन ये तर्क कहां से आ जाता है कि अगर हम विपक्ष एक कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो वो आदिवासी के विरोध में है? ये विरोध ही गलत है। जब इस देश का पहला राष्ट्रपति दलित बना था तब समाजवाद वहीं पे था। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था तब वो विरोध में क्यों खड़े हुए थे। तो ये तर्क वहां क्यों नहीं आता है, ये तर्क आज क्यों आता है? तो मुझे लगता है कि ये तर्क की द्रौपदी मुर्मू जी के हम विरोध में खड़े, ये गलत है। हम विपक्ष की एकता के साथ यशवंत सिन्हा जी के साथ में खड़े हुए और समाजवाद को लेके अपने विपक्ष की एकता को मजबूती से वहां पे अपना वोट दे रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपको मजबूरन लाइट डिटेक्टर टेस्ट में डाल रही हूं। आपने कहा पहले राष्ट्रपति वो पिछड़े वर्ग से थे, दलित नहीं, भाजपा ने समर्थन किया था। और मैं इसको चेक करवा रही हूं क्योंकि मेरी रिसर्च टीम का कहना है कि वो कायस्थ थे, वो दलित नहीं थे। तो ये आपका पहला फैक्ट ही गलत है। लेकिन मैं जब तक ये फैक्ट चेक हो रहा है, बात समझ नहीं पाई नविका जी, आप नहीं पकड़ पाई। मैं के.आर. नारायण जी की बात कर रहा था। के.आर. नारायणन का भाजपा ने समर्थन किया। देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, पहले दलित राष्ट्रपति। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पकड़ पाई आपकी बात, लेकिन शायद आप अपनी बात सुधांशु जी, हाँ, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, पहला तो मैं यह बात कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और इस अमृत महोत्सव वर्ष में यदि वनवासी, आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति और विशेषकर महिला यदि देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचती है तो मैं कह सकता हूं स्वतंत्रता की सार्थकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। चाहे वो तिलक जी का स्वराज्य हो, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हो, या दीनदयाल जी का अंत्योदय हो, या लोहिया जी का समाजवाद हो। तो मुझे लगता है इसे दलगत भावना से ऊपर उठकर करना चाहिए था और अनेक दलों ने दलगत भावना से ऊपर उठ के समर्थन भी किया है। और जहां तक यह बात है तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे पिछले राष्ट्रपति दलित समाज से थे, वो अलग बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने अटल जी के समय में बताया था। और अभी वर्मा जी को मैं ये भी बता दूं, के.आर. नारायणन साहब का भारतीय जनता पार्टी ने
ने विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन किया था। मान्यवर, इस बात को चेक कर लीजिएगा। और मजे की बात यह है कि 22 अक्टूबर 1997 की रात जब आपकी सरकार ने पिछले दरवाजे से जाके कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त करवाया था, तो इन्हीं के आर नारायणन ने उस समय की सरकार का निर्णय रोक दिया था। राष्ट्रपति भवन के बाहर जब हम लोगों ने जाके प्रदर्शन किया था और आपकी सरकार को ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी केंद्र प्रदेश में भी और केंद्र में भी, इसलिए उन्होंने वहां न्याय संगतता का भी परिचय दिया था। इसलिए मेरा मानना है, यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात देखिए नाविका जी, इस देश की आंतरिक अस्मिता क्या है। हमारे यहां राजा राम बन के महत्वपूर्ण नहीं हुए। जब वनवासी राम बने और वन में जाकर उन्होंने सबको संगठित करके सत्ता के तक पहुंचाया, तो जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने वाला था स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल में, तो यह कैसे संभव नहीं था कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति जब तक सम्मान न प्राप्त करे तब तक राम राज्य का वह आदर्श ही पूर्ण नहीं हो सकता था। पर अफसोस कि बड़े से बड़े आदर्श भी यदि मोदी जी रखने का प्रयास करें तो मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत वैमनस्य और घृणा से आबद्ध होकर जो हमारे प्रतिपक्षी दल हैं, हर अच्छे प्रयास को किनारे करते। बताइए, इन्हीं के समाजवादी परिवार के, जनता दल परिवार के जो मूर्ति कह रहे हैं, मतलब गरीब गुरबा के परिवार के शहजादे को अब एक आदिवासी महिला जो अपने दम पर आगे बढ़कर बगैर किसी पारिवारिक बैकग्राउंड के ऊपर तक पहुंची, तो वो मूर्ति नजर आती है। और वो स्वयं जो परिवारवाद के अलंबरदार होकर उसी के आधार के ऊपर सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, वह समाजवादी नजर आते हैं। अब इस वक्त दृष्टि के लिए हम क्या कह सकते हैं? नवल किशोर जी, जवाब दीजिए। अगर तेजस्वी जी को द्रौपदी मुर्मू जी मूर्ति नजर आती हैं, तो क्या ये तौहीन नहीं है? राष्ट्रपति के पद में जो महिला जा रही है और उनका आप पूरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, और आज उनके गांव में जहां से वो आती हैं, जिस जगह से वो आती है और उनके गांव में जिस पूरे कुंबे को वो रिप्रेजेंट करती हैं, आप वहां जाकर देखिए ना, क्या क्या नहीं किया है उन्होंने, क्या क्या अचीवमेंट्स नहीं रही उनकी, और उनकी जो जिंदगी रही है वो सबके सामने खुली किताब है। क्या ऐसी शख्सियत को अगर मूर्ति कहा जाता है, मैं समझती हूं क्या ये लोकतंत्र का कोई भी परिचय देता है, और ये तंग दिल और ये बिल्कुल छोटी सोच नहीं दर्शाता? है वो तो भाजपा के लोगों में भरा पड़ा है, और वो आज ही नहीं, पूरा 3 दशक से लालू जी के खिलाफ में और माननीय मुख्यमंत्री जो रही हैं राबड़ी देवी के खिलाफ में कई प्रचार करते रहे हैं। ये तो उनका काम है। बहरहाल तेजस्वी जी ने जो कहा है और जो कॉन्टेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि यार उम्मीदवार के रूप में मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी या यशवंत सिन्हा जी 2 उम्मीदवार है, दोनों को अपने मतदाता तक पहुंचने के लिए बोलना चाहिए। क्या कारण है कि एक आदमी पूरा बोल रहा है, राज्य में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और एक आदमी का आवाज भी नहीं सुना रहा है? उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि क्या राष्ट्रपति एक मूर्ति के रूप में देखा जाए उनको? नंबर 2, देखिए, केवल पहचान बताने से उस जमात का विकास नहीं हो सकता है। पिछले भी जो राष्ट्रपति हैं, इसके पहले भी राष्ट्रपति भाजपा के ही थे, और उनको भी राष्ट्रपति बनते ही भाजपा ने क्लेम किया कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। क्या पिछले 5 साल में या 8 साल में दलितों पे अत्याचार बंद हुआ? SC/ST एक्ट में क्या उन्होंने कोई पोजीशन लिया? ऐसे कई कानून हैं जहां पर राष्ट्रपति वापस कर सकते थे, जो कि जनता को वापस करवाना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जो राष्ट्रपति की भूमिका है भारतीय लोकतंत्र में, कि वह, जैसा कि सुधांशु जी ने अभी कहा कि KR नारायणन ने एक पोजीशन लिया था, क्या पिछले राष्ट्रपति ने वैसा पोजीशन लिया? और क्या यह राष्ट्रपति अगर बनेगी तो क्या भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कभी भी आदिवासियों पर अत्याचार का तो शुरुआत हो चुका है, आपने देखा ही, और अत्याचार और आदिवासी विरोधी सरकार है, तो क्या उस भूमिका को वो निभा पाएंगी? इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला। उन्होंने महिला का अपमान नहीं किया। उस जमात से हम नहीं आते हैं जहां पर महिलाओं का अपमान किया जाता है। महिलाओं का अपमान करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दल है वह शासन में है, और जब से उसका शुरुआत हुआ है तब से वो महिलाओं का कहाँ पर अपमान नहीं किया, वो चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, या कहाँ नहीं हो। तो इस बात को नहीं रखें, आप रखें कि जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि जब आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं और एक वोटर बोल रहा है, कोई आम आदमी नहीं बोल, जो वोट देता है उसका अधिकार है कि आप किस तरह की का भूमिका निभाएंगे। उस भूमिका का जवाब यशवंत सिन्हा जी सबको दे रहे थे।
पक्ष विपक्ष सारे वोटर को दे रहे थे। यहाँ तक कि बीजेपी से भी बोल रहे थे कि आप जो अरे भाई साहब, खतरे में अगर आप है। यशवंत सिन्हा जी की बात करें तो मैं तो सुभ्रांश राय जी से, सुधांशु जी, सुभ्रांश राय जी की भी बात सुन लेते हैं और फिर आपसे जवाब लूंगी दोनों के वक्तव्य के बारे में। सुभ्रांश राय जी, आज यशवंत सिन्हा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको। शायद कल की उनकी भूमिका भूल गए हैं। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में। बीजेपी में थे, जब से बीजेपी में से निकले हैं तब से आप लोगों को, विपक्ष को बहुत पसंद आने लगे हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा था, आइए मैं आपको सुनवा भी देती हूँ और आपकी याददाश्त भी ताजा कर देती हूँ। सुनिए दर्शकों, यशवंत सिन्हा जी ने राहुल गांधी के बारे में कुछ ही साल पहले क्या कहा। अब राहुल गांधी जी तो वो शादी में कभी कभी घोड़ा एक आता है ना, जिस पर दूल्हे को बैठाया जाता है, तो वो बिगड़ जाता है, वो चलता ही नहीं। तो ये राहुल गांधी जी चल ही नहीं रहे। इनको बराबर चलाने की कोशिश, कोई तुम हिला रहा है, कोई सामने से गुड़ चिढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे चले। अब जब तक वो तैयार नहीं होंगे तो मनमोहन सिंह कैसे हटे। इससे धोए जाइए उनको। ये है आज का संकट, ये है क्राइसिस। सुभ्रांश जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने राहुल गांधी जी पर जो कहा था, अब आज बहुत पसंद आ रहे हैं आपको। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो महिला हैं, संथाल ट्राइब से आती हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं और आगे किस तरह बढ़ी हैं, उनकी पूरी कार्यशैली आपके सामने है। दूसरी तरफ है यशवंत सिन्हा जी, जिनके पुत्र बीजेपी में है। स्वयं वो 75 इयर्स को मानकर निकल गए थे और अपने पुत्र को अपनी सीट दे दी थी, और आज वही राहुल गांधी जिसके बारे में वो क्या क्या कहते थे, आज दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। तो ये आपको पसंद है? नविका जी, थोड़ा फुर्सत से जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत आपने कर लिया। देखिए, ऐसा है कि जो सैटेलाइट लॉन्च हो गया, अब उसके नक्शे पे क्या बातचीत करनी। सबसे पहले तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति चुनाव की आप बधाई दे दीजिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि 62-65% उनको वोट मिल गया है। और वैसे भी हमने हर पोस्टर पे देखा था द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत है और वहां पे फोटो नरेंद्र मोदी जी की लगती थी। तो कोई बात नहीं, ये तो बेसिक बातें हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा राज्यसभा में आपका बहुमत है, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है। जहां आपकी सरकार नहीं है वहां ईडी सीबीआई की सरकार है, जहां और नहीं है वहां पे लुटेरी तंत्र चल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक हम लोग देख रहे हैं। तो इस विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आप एक दो इंपॉर्टेंट बात है जिस पर लगता है कि मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगर 8 साल 9 साल पुराना मैं नविका कुमार जी आपका भी वीडियो निकाल दूंगा ना, तो आप भी नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या बोलती है वो सब उस पर दिखता है। छोड़िए, निकाल लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी में तो आज कांग्रेस है, बीजेपी निकलवा तो लीजिए प्लीज। अरे प्लीज, मेरे बोला टोका मत करिए, प्लीज 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 रुकिए ना, रुकिए। अब मुझे नहीं पता था ना कि अभी आप यशवंत, अरे पूरे आप निकाल, एक मिनट, आप आमंत्रित कर, आप एक मिनट मैडम प्लीज। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। जी 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 जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। मैं अगर बोल लूं नविका जी, मैं जवाब दे लूं। नहीं, आपने मेरे पर उंगली उठाई है, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सही चीज को सही कहूंगी, जवाब गलत तो बोलने गलत दीजिए, फिर कहूंगी। सुनता हूँ। देखिए, एक तो मिनट, आप सही कह रही है, पहले बोलने तो दीजिए। एक मिनट, आप पत्रकार हैं, वो नेता है। एक मिनट रुकिए तो सही, आप पत्रकार हैं, वो नेता है, सबके बोलने का एक कॉन्टेक्स्ट है। अभी आज की बात कर ले, आज की कर ले। प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस मेरी पहले की बात क्यों कर रहे थे? अगर आपके पास नविका कुमार जी, मैं आपके एक मिनट, नविका कुमार जी, अगर आपको सुनने का मन नहीं है तो आपका लॉजिक अलग है। वो एक मिनट, आज वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो आप उनको पवार एंड गैंग, पवार एंड कंपनी का आदमी बोल रही हैं। कल तक वो भारतीय जनता पार्टी के जब वित्त मंत्री थे तो बहुत सारे लोग जो पैनल पे बैठे थे उनके दरवाजे के बाहर खड़े नजर आते थे। छोड़िए ना इन बात को, थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। उस समय जिस चीज का जो कॉन्टेक्स्ट होगा उन्होंने कहा होगा। और वैसे भी राजनीति में मैडम, भारतीय जनता पार्टी के 150 के आसपास सांसद जो है वो कांग्रेस से गए हुए हैं या कांग्रेस से उनका संबंध है।
सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई, आप 62-65% कह रही है। सवाल ये नहीं है। इतिहास के पन्नों में सरकारें आएंगी जाएंगी। इन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया, के.आर. नारायणन ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया जिसका रेफरेंस सुधांशु त्रिवेदी जी ने दिया। पिछले 5 सालों में रामनाथ कोविंद जी ने कोई ऐतिहासिक फैसला लिया जिसका कॉन्टेक्स्ट आपके पास होगा तो बताइए। और देश इंतजार करेगा। महिला है, स्वागत है उनका। सवाल ये पैदा होता है कि नाम आते जाते रहते, इतिहास में अमर रहना है तो इतिहास जैसा कुछ करना पड़ेगा। लोग उम्मीद करेंगे, उनके समाज के या देश की जननी आधी 50% आबादी उनसे उम्मीद करेगी कि आप इतिहास में कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपको याद रखें। किसी की बिल्डिंग का नाम बदल लेना उपलब्धि नहीं है। आज आटा से लेकर और कफन तक पे टैक्स लगा देना उपलब्धि नहीं है। किराएदारों के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज कर देना उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि आपने नया अचीव क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है मैटर। मैडम, सवाल ये नहीं पैदा होता कि 80 रुपए पर डॉलर हो गया, ये भी कोई बात नहीं, एक वक्त है खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देश की प्रथम पहचान है। राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति, वो चाहे पुरुष हो या महिला, वो देश का प्रथम नागरिक है। और एक बार जब वो प्रथम नागरिक हो गया ना, तो वो देश का राष्ट्रपति होता है। आपके हिसाब से हो सकता है वो बीजेपी का राष्ट्रपति हो, हमारे हिसाब से वो देश का राष्ट्रपति है। हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी देश का प्रधानमंत्री समझते हैं। अलग बात है कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नेता से आगे नहीं निकाल पाते हैं। उनका काम देश कल्याण का होना चाहिए, लेकिन वो पार्टी कल्याण में लगे रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है। चलिए बधाई दीजिए, हम सब लोग देंगे। फोटो वोटो दिखाने से कुछ नहीं होता है। अचीवमेंट ये है, इतिहास के पन्ने कैसे आपको दर्ज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जीत सुनिश्चित। देश का राष्ट्रपति अगर आप उन्हें मानते तो क्या ये अच्छा नहीं? पर मैं पूछ रही हूं, अगर आप देश के राष्ट्रपति चुन रहे थे तो आप सर्वसहमति से बनवा लेते तो शायद मैसेज भी जाता, लोगों को जाता, इस देश के लोगों को जाता और लोग खुश भी होते। लेकिन सुधांशु जी पहले तो मुझ पर उंगली उठाई और उसके बाद कहते हैं कि पहले जो कहा गया। इस पे नविका जी प्लीज जवाब ले लीजिए। नविका जी इस पे जवाब ले लीजिए। 2 बातें बिल्कुल। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से कोई सारे दलों की मीटिंग करी थी? अगर आपके रिकॉर्ड में है तो बताइए, और अगर नहीं है तो हमें लगता है कि यशवंत सिन्हा जी बेहतर उम्मीदवार हैं। उनको कानून संविधान की जानकारी बेहतर है। वो लोग, आप क्रॉस वोटिंग हुई, आप बिल्कुल सही कह रही है। क्या क्रॉस वोटिंग बीजेपी में नहीं हुई होगी? अरे भैया, वो भारतीय जनता पार्टी के अटल युग के वित्त मंत्री थे। इंतजार करिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, अटल युग के अब देखिए वित्त मंत्री सुधांशु जी। नहीं, उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए शुभ्रांश जी के प्रवचन का यथार्थ अभी मैं रखता हूं। इन्होंने कहा मोदी जी को ये प्रधानमंत्री मानते हैं, हम भाजपा का मानते हैं। मान्यवर, मोदी जी की मौत की कामना करने वाले, बोटी बोटी करने वाले, मौत के प्रकार बताने वाले, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसे शब्द का प्रयोग करने वाले, और उसके बाद जलवाए जलाल से आपकी पार्टी में जलवा अफरोज रहने वाले कह रहे हम मानते हैं। मान्यवर, आपने भाषा शैली बहुत अच्छी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, इस तरह के महान शख्सियत भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत है। देखिए, आप बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मान्यवर, गलत बात है। आपके 2 नेताओं का फर्क है, गलत बात है। मैंने कुछ नहीं बोला था। मोदी जी ने महिला सम्मान दिया था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? 1 मिनट, जर्सी गाय किसने बोला? आज आप इस महिला की दुहाई दे रहे हैं। याद दिलाया कि आपके मन में कितना सम्मान है। याद करके बताइए कि क्या। अब देखिए, अभी खुद बोल रहे थे कि मुझे शांति से बोलने दीजिएगा, और आ गए शांति उत्पन्न करने में। अब देखिए, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि के.आर. नारायण जी ने डिसीजन लिया था और रामनाथ कोविंद जी ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया क्या? मान्यवर, जो कारनामा आपकी सरकार ने किया था वो इतिहास में अद्वितीय है। मान्यवर, ये एसआर बोम्मई केस का जजमेंट था कि किसी भी दल का बहुमत है या नहीं, सिर्फ सदन में सिद्ध होगा, और सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने बहुमत सिद्ध कर दिया। इसके बाद गवर्नर ने कह दिया बहुमत नहीं है, सरकार बर्खास्त कर दी। वो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में औंधे मुंह गिरना था, इसलिए राष्ट्रपति ने किया। कोई उदाहरण आप दूसरा बता सकते हैं कि विधानसभा बहुमत सिद्ध हो जाए, उसका राज्यपाल का एक बहुमत नहीं कर, सरकार बर्खास्त। महाराष्ट्र में खैर, अब उस बिंदु पे आते हैं। अरे भाई, मैं तो फिर गलत बात कह रहे हैं। और वो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग लड़े, मगर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की बेंच से भी औहदे मुंह आके गिरे। तो जो के.आर. नारायण जी ने किया था वो सही था। अब दूसरी बात पे आता हूं
क्या अब हुआ? हमारे क्या आरजेडी के कंक्लूजन मित्र है? बोल रहे एक मिनट थे, मान्यवर किसी रुकिए, समुदाय का होने से देश क्या को फर्क गलत पड़ मत जाता बताइए है? सांसद जी। अरे क्या कंक्लूजन आया? क्या कंक्लूजन आया? अरे क्या गलत बता रहे हैं बताइए। पिछले सुनिए, राज्य से 1997 में सरकार की बर्खास्तगी को लेकर कल्याण जो सिंह सरकार खिलाफ कोर्ट तक गए थे कि आप जो नहीं? चीफ जस्टिस तक गए थे कि नहीं? जस्टिस साहब पूछिएगा बच्चा कहाँ था और आप बता रहे हैं आप सबके ऊपर बोलेंगे तो तरीका इस क्या तरह है? से तो कोई डिबेट फिर नहीं चल तरीका। सकती। अगर सुधांशु जी अपनी बात खत्म कर ले और आपको कुछ कहना है तो मान्यवर। कृपया उसके बाद बोलिए। आप ऊपर से बोलते रहेंगे तो दर्शकों, कम से कम दर्शकों के लिए तो मान्यवर, थोड़ा सा आप सोच लें उनके बारे में। सुधांशु जी, मान्यवर, आपने जितने भी सच्चे झूठे तथ्य कहे मैंने शांति से सुने, तो पी ना पाए तो ढरकाए दे वाला काम ना करें। आपने अपने टर्न पे बोले, मैंने शांति से अपने टर्न का इंतजार किया, दर्शकों को भी बेहतर समझ में आता है। अब हमारे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय बोले, नवल किशोर जी, उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का होने से क्या फर्क पड़ जाता है, व्यक्ति देखना चाहिए। ओहो, ये तो वो नेता हैं, लालू यादव जी ने क्या कहा था, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। आज आके कहते हैं वर्ग का तो कोई महत्व ही नहीं है। मान्यवर, जिन्होंने आके सीधे राजनीति क्या शुरू की, भूरा बाल निकाल रहा हूं, परवल खा रहा हूं, फलाना खाएगा बलुआ, धमाका खाएगा हलवा, वो आज आके जब ये प्रवचन देते हैं तो बहुत ही आश्चर्य प्रतीत होता है। इसलिए मैंने इन दलों के सिर्फ यथार्थ बताने का प्रयास किया। और मैं अंत में एक बात कह दूं, एक दौर था नाविका जी, जिस जमाने में जब विपक्ष को कैंडिडेट चुनना होता था, हम भी विपक्ष में थे, तो हम किसी पूर्व कांग्रेसी को चुनते थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, ये सब कभी न कभी कांग्रेस में रहे थे, क्योंकि कांग्रेस युग था। आज शुभ्रांश जी के मुंह से क्या निकला, अटल युग नहीं मान्यवर, अटल युग से मोदी जी का युग आते आते क्या हो गया कि आपको राष्ट्रपति पद के लिए भी एक पूर्व भाजपाई को देखना पड़ा। आप कह रहे हैं इतने सांसद पूर्व कांग्रेसी है, एक सांसद अपना नहीं खोज पाए जो द्रौपदी मुर्मू जी के सामने आके खड़े हो। यह बड़ा युग परिवर्तन है, यह युगांतर है कि आपको किसी न किसी भाजपाई को ही खोजना पड़ता, क्योंकि आपको पता कि अगर कांग्रेसी खड़ा कर देते तो बाकी कोई शायद आपके साथ भी आने को तैयार नहीं होता। इसलिए इस हकीकत को समझिए और उसके बाद अब अपनी भाषा शैली में जो भी आपको अपना वचन देना हो दीजिए। नवल किशोर जी, आप जवाब दे रहे जी। देखिए, सुधांशु जी को जब भी लालू जी की बात आती है, आरजेडी की बात आती है, तो उनके मन से घृणा ही निकलता है और घटिया बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब पूरा उनका वचन निकाल कर देख लीजिए, ये अलुआ और ललुआ और हलवा ही करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला कि महिलाओं का सम्मान आरजेडी और लालू यादव से ज्यादा कौन करेगा। आप भगवतिया देवी का नाम सुने हैं, हाल फिलहाल मुन्नी रजक का नाम सुने हैं? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को जो मौका मिला वो मुख्यधारा में आए और वो आरजेडी के 20 साल से कार्यकर्ता रहे और वो काम कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि इस तरह का बात किसी पार्टी के लिए आप निकाल कर लाते हैं। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को बात रखने के कॉन्टेक्स्ट में तेजस्वी यादव ने ये बात कही कि अगर हमारे उम्मीदवार, जिसका समर्थन बिहार के संपूर्ण विपक्षी दलों ने किया, वोट दिया, वो इसलिए भी किया कि राज्यवार जाकर वो अपनी बात कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के मित्रों से पूछा, क्या आपने सुना है? नवल किशोर जी, ये शो है सवाल पब्लिक का और इसमें पब्लिक सवाल पूछती है। और मेरे पास कोलकाता से अनुग्रह सिंह का सवाल आया है। ये मेरा सवाल नहीं है। अनुग्रह सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि उनकी मां राबड़ी देवी जब पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री बनाई गई थी तो लालू जी ने उनकी मूर्ति रखकर बिहार को नहीं चलाया था क्या? ये सवाल है पब्लिक का, मैं नहीं पूछ रही। राबड़ी देवी जी की इज्जत करती हूँ, महिला है, उन्होंने चुनाव भी जीता था, लेकिन सवाल जो पब्लिक पूछ रही है कि जब पहली बार लालू जी जेल गए थे तब उन्हें बनाया था, तब मूर्ति का ख्याल नहीं आया था। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिलाओं का सम्मान करते हैं और खासकर आपके मुंह से राबड़ी देवी जी के लिए अच्छा सम्मान शब्द का प्रयोग किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की वह प्रथम मुख्यमंत्री और एक साल नहीं, 97 से लेकर 2005 तक रही। उनके नेतृत्व में 2000 का चुनाव लड़ा गया और अपने बल बूते पे चुनाव जीती वो। और उससे भी आगे की बात सुनिए कि जो चुनाव लड़े गए 2000 में आरजेडी में, उसमें 200 जनसभाएं हुई, उस हर जगह वहां पर गई और बोली। आप वीडियो निकाल कर देख लीजिए वो क्या बोली। हो सकता है कि आपके इतना अच्छा नहीं बोलती है,
आप तो अच्छा बोलते हैं लेकिन बीजेपी की भाषा बोलते हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे अच्छा बात बोलने से क्या फायदा है? आप तो सच भी नहीं बोल सर, पाते आप हैं। जो भी लेबल लगा नहीं, दें, लेबल नहीं लगा रहे। महिलाओं आपने की जो आप शब्द बात सुनिए कर तो रहे पहले, हैं, तो आपने दो मुर्मू उम्मीदवारों के जी विषय भी में मंत्री रह चुकी हैं, एमएलए नहीं, रह आप सुन चुकी हैं, देखिए, गवर्नर नाविका जी, बनी सुनना भी है। सीखिए। तो आप बहुत बोल सकती हैं, आप सुन लीजिए। आपने द्रौपदी मुर्मू जी के जो शब्दों का इस्तेमाल किया, हम भी सम्मान करते हैं और बोलते हैं, लेकिन आपने जो कंपेयर किया दो उम्मीदवारों का, कौन कौन सी बात आपने कही यशवंत सिन्हा के विषय में? आपने ये कहा कि वो राहुल गांधी के विषय में क्या बोलते थे, आपने बताया कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के विषय में क्या बोला, और भाजपा के नेता जो भी उनके साथ में हैं, जो वोट दे रहे हैं, वो उनके विषय में क्या बोले हैं, आपने बताया। ये चुनकर सिलेक्टिव आर्गुमेंट करना और नरेंद्र मोदी जी को महान दिखाने का कार्यक्रम पिछले 8 साल से जो आप कर रहे हैं, आप वही करते रहिए। गुरुजी, मेरा काम नहीं है, नहीं शुभ्रांश राय जी, डॉक्टर शशि पांजा भी है, महिला है, और इस पैनल पे अकेली महिला है। मैं उनको भी पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर शशि पांजा, यहाँ पर बात हो रही है, 30 सेकंड नहीं आ रही हूँ, इंतजार करिए। डॉक्टर शशि पांजा जी हैं, वो भी बोलना चाह रही हैं, उनसे भी थोड़ा सुन लेते हैं। डॉक्टर शशि पांजा जी, मैं चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में आप हमें बताएं, ये मूर्ति जैसी महिला कह देना, क्या ये सही है? ये टाइप कास्टिंग नहीं है? आप मुझे सिर्फ एक महिला होने के नाते, अगर आप द्रौपदी मुर्मू जी का पूरा सीवी देखेंगी, तो क्या आपको लगता है कि ये मूर्ति है? एमएलए बनी, चुनाव जीती, मंत्री बनी, गवर्नर बनी, क्या सिर्फ उनको ये कह देना कि महिला हैं और क्योंकि उनको नियुक्त किया गया है एनडीए द्वारा, तो उनको मूर्ति करार दे दिया गया? एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना जो चाह रही हूं, वो ये कि नंबर हैं एनडीए के पास, लेकिन जो कैंडिडेट चुना उसके बाद आप देखिए किस तरह से ये नंबर बढ़ा। मैं नहीं कह रही, कह रहे हैं कि आपने तो 62% दे दिया मोदी जी को, मैंने नहीं दिया। ये बाकी पार्टी जो साथ आके जुड़ी है, बीजू जनता दल हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, और साथ में हुजूर पहली बार नहीं हुआ, पर आप कह रहे हैं मैंने नंबर दे दिए, मैंने नंबर नहीं दिए। ये नंबर आए हैं क्योंकि पार्टियां आकर जुड़कर साथ में खड़ी हुई हैं। तो शशि पांजा जी, क्या विपक्ष इस वक्त सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाने के लिए एक पूर्व भाजपाई लीडर यशवंत सिन्हा जी, फुल रिगार्ड फॉर हिम, फुल रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन हारने वाले कैंडिडेट थे, क्या इसलिए उनको चुना गया क्योंकि तृणमूल का अपना कैंडिडेट होता तो शायद उसे कांग्रेस नहीं सपोर्ट करती, कांग्रेस का कैंडिडेट होता तृणमूल नहीं सपोर्ट करती? और क्या यशवंत सिन्हा जी को एक तरह से बलि का बकरा बनाकर आपने सामने कर दिया है और सिर्फ अनाप शनाप कहा जा रहा है कि भाई ईडी वाले, पैसे वाले, सब कुछ यूज हो रहा है प्रेसिडेंट चुनाव में? नाविका जी, पहले तो जिन्होंने मूर्ति कहा द्रौपदी जी के बारे में, ये जिम्मेदारी तो वो ले, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं और समझते भी नहीं। दूसरी बात ये है कि ये तो फ्लैशबैक हो गई ना, कि जो आदिवासी प्रेम की बात कह रहे हैं भाजपा, आज बहुत आदिवासी प्रेम उमड़ आ गया है। ये हम लोग भी ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि उनको एक इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि हमने ट्राइबल लेडी को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि सामने जो है 4 राज्यों में निर्वाचन है। हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके की सोच हो। हम भी ये चाहते हैं कि हाँ, आदिवासी महिलाएं को खड़ा किया गया, ये सचमुच आदिवासियों की भलाई की थी। लेकिन आप अगर इतिहास या इस कार्यकाल में 2014 के बाद से भाजपा सरकार, जो उनकी कार्यकाल में हम लोग ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा अपराध बढ़ी हैं आदिवासियों के ऊपर, ये भी हम लोग को देखने को मिलता है। और हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, इसमें मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा भी हो या तेलंगाना, उड़ीसा की वो मंत्री भी रह चुकी है। यहाँ भी तो हमें ये देखना है कि आदिवासियों के लिए अगर इतना प्रेम अचानक आपको उमड़ आया गया है, तो हम लोग को ये समझना है कि 128 सीट रिजर्व्ड है एसटी के लिए इन 4 राज्यों में जहां पे निर्वाचन आने वाले हैं। और वहां 2017-18 में
केवल 35 सीट भाजपा को मिली है। हम लोग चाहते हैं कि जेन्युइनली, सच्चाई से, मन से आप ये चाहते हैं कि एसटी वर्ग के जो संप्रदाय है उनकी उन्नति हो, इसलिए आपने खड़ा किया है प्रत्याशी। हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म जब पूछ रहा था कि हाँ बताओ तो आपका प्रत्याशी कौन है, और हम लोग भी पहले शरद पवार जी के बारे में सोचे, फिर हम लोग ने फारूक अब्दुल्ला कहा, फिर तीसरे गोपाल कृष्ण गांधी जी के भी बारे में, फिर चौथे में यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी जो पूर्व भाजपा में रह चुके और मंत्री भी थे, वो आज वो ये भी कहते हैं कि हम ये भाजपा को पहचान नहीं पा रहे। मैं भी तो था इस दल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस दल में थे तब की भाजपा और आज की भाजपा में बहुत अंतर है। ये उनकी बात है। वो कहते हैं कि आज के दिन वो जब विधायक के पास गए समर्थन के लिए एक राज्य में, तब उस विधायक को फोन आ रहा है और प्रलोभन दिखाया जा रहा है। जब आपको मालूम है कि आपका प्रत्याशी जीतने वाला है एनडीए का, आप माना डॉक्टर शशि पांजा क्यों फोन कर रहे थे? लेकिन बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है उसे नेशनल ट्राइबल प्राइड डे तो बीजेपी ने बनाया, मोदी सरकार ने बनाया। इतने साल क्यों लग गए? कभी इस बात पर भी सोचिएगा। लेकिन पब्लिक के सवाल बहुत। आप नाविका जी, नाविका जी इसमें सिर्फ जोड़ना है कि जल, जंगल और जमीन, ट्राइबल डेवल, जल, जंगल और जमीन, फॉरेस्ट एक्ट को लेकर भाजपा की सोच क्या है। नहीं तो आपका ये आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच नेशनल कन्वेनर जो कहा कि आदिवासियों के जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो अधिकार था उसको जो है खर्ब किया जा रहा है, उसको छोटा बनाया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। किसने क्या? कितनी बार सरकार ने क्या? शशि पांजा जी, कितनी बार तृणमूल कांग्रेस ने इस बात पर डिबेट मांगी है पार्लियामेंट में, इसका भी अंदाजा लगा ले। लेकिन ये सवाल पब्लिक का शो है और आशुतोष जी मैं आ रही हूं आपके पास। पहले दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। दर्शकों ने वीडियो पर सवाल भेजे हैं। वाराणसी से विक्की मध्यानी और रायपुर से कुश अग्रवाल सवाल पूछ रहे हैं, और इसके बाद देहरादून से कुलदीप रावा और मुंबई से आलोक ब्राड़ा। 4 सवाल आए हैं पब्लिक के। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। चुनाव कोई जीतता है कोई हारता है, विपक्ष केवल उन्हीं चेहरों को क्यों ढूंढता है जो अपनी राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ मोदी विरोध के लिए सुर्खियों में रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन भले ही संघर्षों भरा हो, लेकिन यशवंत सिन्हा का कार्यकाल भी काफ़ी उपलब्धियों भरा है। इस बात से बीजेपी कैसे इनकार करेगी? ऐसा लग रहा है कि कोविंद की जगह मुर्मू जी और वेंकैया नायडू की जगह धनखड़ जी आ जाएंगे, लेकिन क्या इससे देश की राजनीति में कोई बदलाव आ जाएगा? क्या ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम सहमति बना ली जाती तो कैसा रहता? सबसे पहले आशुतोष जी आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल यही था कि अगर मुर्मू जी खड़ी हैं तो सपोर्ट करने में दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए नाविका जी, मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि कोई सपोर्ट की या मुर्मू जी की या फिर यशवंत जी का कोई इसमें कोई विरोध नहीं है। देखिए, ये मैंने बोला विचारधारा की लड़ाई है, और इस पूरे प्रकरण को इसको इस तरीके से, जिस तरीके से हिमांशु त्रिवेदी जी ने या आपने समझाया कि हम लोग विरोधी हैं, ये विरोधी इस तरीके से नहीं है। आप इसके जरा बैकग्राउंड में समझ। आपने एक शब्द सुना होगा, पत्थलगड़ी आंदोलन, और नहीं सुना होगा तो आपको दर्शकों को इसको बताना चाहिए कि आंदोलन ये हुआ। यह आंदोलन झारखंड में हुआ था, और झारखंड के उस समय की तत्कालीन सरकार रघुवर दास जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और गवर्नर कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जी। और लड़ाई किस बात की थी? जल जंगल जमीन की लड़ाई। और वहां पे एक अधिनियम होते थे, छोटा नागपुर काश्तकारी 1908 और संथाल परगना काश्तकारी 1949। इस कानून में उस समय की तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? संशोधन किया कि आदिवासी भूमि और वन अधिकार के जो नियम हैं, जो कृषि के लिए हैं, वो कृषि के अलावा गैर कृषि लोगों के लिए भी काम में आएंगे। अपने व्यवसायिक मित्रों को वो जमीन कैसे दान में दी जाए और कैसे उस पर किया जाए, उस पर काम, इसकी तैयारी हो रही। अब परेशानी क्या है? क्योंकि वहां आंदोलन बहुत हुआ और हजारों और लाखों की तादाद में
वहां पे जो आदिवासी लोग थे उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर राष्ट्रों का मुकदमा लगाया गया। वो आंदोलन उतना मजबूत था कि इस अधिनियम को पास नहीं कर पा। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए तब उसी झारखंड की 81 विधानसभाओं में 11 सीटें जीते। बोल दीजिएगा श्रीकांत जी, बोल दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। और 2019 में उसी आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती। तो किस प्रकार से इसी भूमि में संशोधन फिर से लाया जाए, और जब लाया जाए तो बोला जाए कि उसकी मोहर देखिए आदिवासी ही लगा रहा है। ये वही है जैसे पिछले 5 सालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के दलित विमर्श को कुचला तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उंगली दिखाई राष्ट्रपति हमने बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश अच्छी तरीके समझती है कि यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है कि किसी को मुखौटा बना के किस तरीके से उसकी जमीन काटी जिसकी बात कर रहे हैं आंदोलन की, उसमें तो माओवादी आ गए थे, इसलिए लोगों को जेल में डालना पड़ा था। लेकिन सवाल एक पब्लिक का ये भी था सुधांशु त्रिवेदी जी कि मुर्मू जी की उपलब्धियां अगर आप बता रहे हैं तो यशवंत सिन्हा जी की भी उपलब्धियां हैं। तो अगर सिर्फ विपक्ष को कहा जाए कि विपक्ष ने चुना नहीं, तो शशि पांजा जी की बात का जवाब दीजिए कि क्यों बीजेपी अगर चाहती थी कि सब मुर्मू जी के सपोर्ट में आए तो कभी उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग में ये सुझाव दिया क्यों नहीं? नविका जी कुछ बोल लूं? हमने सबसे सुझाव मांगे थे तो ये लोगों ने ये कहने का प्रयास किया कि आप बताइए। अरे भाई, आप अपना विचार व्यक्त कर देते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और राजनाथ जी ने सब नेताओं से बातचीत की थी कि आपके मन में कोई विचार हो, किसी का नाम हो तो व्यक्त कर दीजिए। अभी आशुतोष जी ने देखिए कैसे घुमा दिया बात को। मान्यवर, वो जो कानून थे उसको लेकर द्रौपदी मुर्मू जी ने ही रोक दिया था। वो राज्यपाल थी, हमारी अपनी सरकार थी, और अपनी सरकार के फैसले को रोक दिया था। इस कारण से वो नहीं हो पाए। ये उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और डॉक्टर शशि पांजा जी ने कहा कि इतिहास देखना चाहिए, आदिवासियों के लिए क्या क्या किया गया। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय कब बना? अटल जी की सरकार में, हमारी सरकार में। दूसरा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत में वनवासी क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम, जिसे आप आरएसएस का संगठन कहते हैं। और जो आदिवासी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उनके लिए 1.5 लाख एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कौन? जिस एकल विद्यालय संगठन जिसे आप आरएसएस संगठन कहते हैं। और किससे लड़कर? आपके जमाने में आदिवासी बेचारा या तो माओवादियों के चंगुल में या मिशनरी के चंगुल में, इन दोनों के बीच में, और उन दोनों से जान में जोखिम में डाल के हमारे विचार परिवार के संगठनों ने इतना काम किया। जब सत्ता आई तो हमने उनको पहली बार अपना मंत्रालय बनाया। मोदी जी की सत्ता आई तो देश के सर्वोच्च पद में पहुंचाया। तो हमारा कमिटमेंट 70 साल का है और मोदी जी ने उसको मूर्त रूप दिया है। आज ऐसे नहीं है कि आप कह रहे हैं कोई राजनीति के लिए। हाँ, मैं कहता हूं यशवंत सिन्हा जी भी बड़े योग्य व्यक्ति थे। जब हमारे वित्त मंत्री थे तो ये सब लोग छाती ठोक ठोक कर उनका विरोध करते थे। जब विदेश मंत्री थे तो ये सारा विरोध करते थे। अरे भाई, जब हमारी पार्टी में थे, न्यूक्लियर डील जिसके लिए अपनी सरकार दांव पे लगा दी मनमोहन सिंह जी ने, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसमें यशवंत सिन्हा जी ने कहा था हम डील स्क्रैप कर देंगे अगर ये होगा। मैंने बाद में उनसे चर्चा की कि हमने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या, और आज इनको लगने लगा वो नीतियां सही। अरे भाई, आप पीछे जाके देखेंगे तो एक के बाद इतने सारे फैक्ट हैं। आशुतोष वर्मा जी ने कहा मामला सुभ्रांश राय जी, मेरे पास 30 सेकंड का समय, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि एक और राष्ट्रपति के चुनाव में जाने के बाद जब लगता है जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की बात लोगों ने खुद बाहर आके कही, और वैसे जो नंबर है एनडीए के पास, मुर्मू जी का जीतना तय है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या विपक्ष सिर्फ मोदी विरोध में मुर्मू जी का विरोध कर रहा है? क्या ये सही राजनीति है? नविका जी, मैं आपकी बात सिर्फ 25 सेकंड में जवाब दूंगा। पूरे पैनल पे डिबेट डिस्कशन का मुद्दा है महिला सम्मान। नरेंद्र मोदी जी से क्या महिला सम्मान की उम्मीद करती है, जिन्होंने बोला था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जिन्होंने बोला था जर्सी गाय। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये महिला सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का? कम से कम अपने दामन में देख तो लीजिए। एक बात और, रुकिए पहले सुनिए। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति की आप बात बार बार कर रहे हैं, सर
आपने ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं करी। इस देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई। आप तो 52 साल तक तिरंगा भी नहीं लहरा रहे थे अपने हेडक्वार्टर पे। माफ कीजिएगा, आपने बोला बीजेपी, माफ कीजिएगा, इस देश में कांग्रेस ने आजादी सिर्फ नहीं दिलवाई, इस देश के लोगों ने इतना बड़ा संग्राम किया जिससे आजादी मिली। यही आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप समझते हैं कि कांग्रेस ने आजादी दिलवाई। अगर ये देश है तो कांग्रेस की वजह से है। सुभ्रांश राय जी, यही मानसिकता है कि सब कुछ आपकी बदौलत है। सूरज निकलता है तो आपकी बदौलत का विरोध किया था भारत माफ कीजिएगा, आंदोलन का विरोध किया था संघ ने। आप अपनी मानसिकता से बता दीजिए कि संघ हेडक्वार्टर पे 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं लहराया। आप अपनी मानसिकता से बता दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इस देश में भारतवासियों ने भी एक आंदोलन किया था। भारतवासी किसी के दम से नहीं, अपने दम से जीते हैं। जरूर कांग्रेस का योगदान रहा, लेकिन ये कहना कि इस देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस ने दिलवाई थी, मुझे लगता है इस देश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से सरकारें तो नहीं बनती बिगड़ती, लेकिन राजनीति में ताकतवर कौन है इसका पता जरूर लगता है। 1969 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी और कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी की जगह निर्दलीय कैंडिडेट वीवी गिरी को जीत हासिल हुई थी। और ये दर्शाता था उस वक्त कि कौन ज्यादा ताकतवर है। 2022 में द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रणनीतिक कौशल साफ नजर आता है। इस चुनाव में ममता बनर्जी और शरद पवार ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और मार्गरेट अल्वा के नाम तो तय करने की अहम भूमिका निभाई है, लेकिन जिस तरह कम से कम द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गैर एनडीए दल भी आ गए हैं, उसने इन विपक्षी दलों को उनकी रणनीति नाकाम करके दिखाई। साफ जाहिर है कि 2024 में मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष को अभी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। चुनाव जब होते हैं तो किसका पलड़ा भारी होता है, किसका नहीं, ये सब बदल भी सकता है क्योंकि देश की जनता तय करती है। लेकिन दाव पेच जो राजनीति में चलते हैं, इस वक्त अगर टेनिस की गेम से उससे कंपेयर करें तो आप कहेंगे एडवांटेज एनडीए, एडवांटेज मोदी। क्या विपक्ष को अपनी रणनीति दोबारा सोचनी पड़ेगी? यही है आज पब्लिक का सवाल।